हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे सेकंड चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ मैं आपको कराऊंगा। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स मेरे कल ये पूछ रहे थे कि सर क्या ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा या हमें थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, या पहले हमें सर थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये है कि आपके सामने टाइम है आज से मैक्सिमम 30 डेज़, ठीक है। अब इसमें आपको पूरी डिटेल थ्योरी नहीं पढ़ाई जा सकती, हम भी जानते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं। हमारी कोशिश ये है कि पहले अभी 15 दिन आपको इस तरह से तैयार कर दें कि आप ऑब्जेक्टिव से खुद को यूज़ टू कर लें, आपको ऑब्जेक्टिव्स के आंसर आपकी ज़बान पे आ जाएं। उसके बाद हम शॉर्ट क्रक्स नोट्स लाके आपको चैप्टर बाय चैप्टर इसकी थ्योरी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ उतना जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, क्योंकि हम भी वर्षों से पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहे हैं, हमें पता है क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारी प्लानिंग हमारे साथ चलिए, अब आपको समझ आएगा हम लोग किस तरह से आपकी तैयारी करा रहे हैं। पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे इसके अगले पार्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर 2 में, वो है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन सबसे सही है। देखिए सबसे सही आकलन कौन सा होगा, जो सबसे डिटेल में बनेगा वो सबसे सही होगा। तो सबसे सही आकलन होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत एस्टिमेट, ठीक है, यानी डिटेल एस्टिमेट। क्यूब एरिया एस्टिमेट और प्लिंथ एरिया रफ एस्टिमेट में आता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर है, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु एकमुश्त राशि वस्तु नहीं है, ठीक है। एकमुश्त राशि क्या होती है, जब आप कोई ऐसा मद या कोई ऐसा खर्च करें जिसमें आपको सिर्फ एक सिंगल अमाउंट में पूरा पैसा देना हो, ठीक है। आप उसमें पर यूनिट की कॉस्ट ना जोड़ें। वो वस्तु आ गई, आपने उसकी एक मुश्त अमाउंट फिक्स कर रखी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक टेबल आई जिसकी एक मुश्त कीमत है 250 रुपये, ठीक है। तो वो जितनी भी टेबल आएंगी सब 250 में जाएगी, उसमें अलग अलग कॉस्ट सबकी नहीं निकाली जाएगी, छोटी बड़ी जो भी होगी सबकी एक सिंगल कॉस्ट लगेगी। बट यहाँ पर क्या पूछा है, इनमें से कौन सी वस्तु है जिसकी एक मुश्त कीमत नहीं है। तो एक मुश्त कीमत, देखिए वास्तुशिल्प वस्तुएं, इनकी एक मुश्त कीमत होती है। आकस्मिक, ये हम पहले से लगा के रखते हैं 3 से 5% कंटिजेंसीज का। विद्युत स्थापना भी पहले से 8% का लेके चलते हैं। बचा क्या, प्लास्टर, ठीक है। तो आपका प्लास्टर वो है जिसकी आप एक मुश्त राशि दे नहीं होती, इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, यदि किसी प्रस्तावित क्षेत्र का घिरा हुआ क्षेत्र 150 स्क्वायर मीटर है, इसमें 5 गुणा 4 मीटर पीछे आंगन भी सम्मिलित है, यदि समान भवन के लिए, यहाँ के छूट गया बीच में, समान भवन के लिए प्रचलित प्रिंथ क्षेत्रफल दर 1250 स्क्वायर मीटर है, तो इसकी लागत कितनी होगी, ठीक है। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और मेरी कोशिश ये थी कि आपको ऐसे क्वेश्चन से फेमिलियर करा दूं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ऐसा छोटा मोटा वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या दिया, इसमें इन्होंने एक क्षेत्र दिया है, प्रस्तावित क्षेत्र, जिसको अभी प्रोजेक्ट है उस पर बना नहीं है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 150 स्क्वायर मीटर टोटल है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को साइड में कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। जो प्रस्तावित क्षेत्र है वो आपका जो प्रपोज्ड एरिया है, ठीक है, वो आपका है 150 स्क्वायर मीटर, ठीक। और आपको जो भवन के पीछे आंगन दिया है, टोटल एरिया 150 है, और जो भवन दिया है, भवन में पीछे आंगन है जिसकी डायमेंशन है 5 गुणा 4 मीटर, ठीक है। तो 5 गुणा 4 मीटर लंबाई और चौड़ाई दे दी, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको टोटल एरिया दे रखा है, और टोटल एरिया के बाद दे रखा है आंगन। बात की है प्लिंथ एरिया के हिसाब से भवन की लागत कितनी होगी, ठीक है। तो प्लिंथ क्षेत्रफल की लागत अगर हमें निकालनी है, सबसे पहले चीज़ समझिए, प्लिंथ एरिया में आंगन नहीं जुड़ता, प्लिंथ एरिया में खुला स्थान नहीं जुड़ता, प्लिंथ एरिया में सिर्फ वो कवर्ड एरिया जुड़ता है जो वॉल्स के अंदर होता है, और वॉल की थिकनेस जुड़ती है बाहर से बाहर तक, ठीक है। इसके अलावा आंगन या ये सब नहीं जुड़ते। कुर्सी कहाँ बनती है, कुर्सी तल भवन के अंदरूनी हिस्से में तो बनती है, खुले आंगन में या बाहर ओपन लॉन है तो उसमें प्लिंथ थोड़ा बनेगा, तो प्लिंथ बनेगा घर के कवर्ड एरिया में। तो हमें वो प्लिंथ एरिया निकालना है, ठीक। तो प्लिंथ एरिया इसमें कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए पहले आपको यहाँ पर एक टोटल एरिया दे रखा है 150, ठीक। उसमें से 5 गुणा 4, क्यों, क्योंकि ये आंगन का खुला एरिया है। टोटल एरिया में से आप आंगन के एरिया को हटाएंगे तो आपके पास कवर्ड एरिया आएगा, ठीक। तो ये कितना आएगा, 150 माइनस ये 5 × 4 20 स्क्वायर मीटर होगा, तो 20 स्क्वायर मीटर, ये कितना आया 130 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई एक। अब जो आपको रेट दिया है वो दिया है 1250 स्क्वायर मीटर, मतलब पर स्क्वायर मीटर का 1250 रुपये रेट है उसका, ठीक है। तो अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल है, 1250 से 130 को गुणा कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। 1250 स्क्वायर मीटर ये रेट है, ठीक है, दर है उसकी, और एरिया है आपके पास 130 स्क्वायर मीटर का, ठीक है। तो अब इससे आपको आराम से गुणा करके निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा
आई थिंक ये वाला है सी, 1,62,500 रुपये। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, निकल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं इसमें। ठीक है, समझ गए आप। पहले आप टोटल एरिया में से आपने माइनस कर दिया आंगन का एरिया, क्योंकि वो प्लिंथ एरिया में कवर नहीं होता, और उसके बाद आपने उसमें प्लिंथ क्षेत्रफल से गुणा कर दिया, तो आपको टोटल कीमत निकल गई कि कितनी कीमत की आपकी भूमि होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भवन के प्लिंथ एरिया में शामिल नहीं है? मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को भी इसीलिए जोड़ा कि प्लिंथ एरिया को आप समझ सकें क्या होता है। जो लोग नहीं जानते प्लिंथ क्या होता है, प्लिंथ कुर्सी तल वो होता है जो नींव के बाद ज़मीन से ग्राउंड लेवल से ऊपर जो भराई होती है उसको प्लिंथ कहते हैं, जहाँ से आपकी फर्श स्टार्ट होती है। ठीक है, और प्लिंथ कभी भी घर के खुले एरिया में नहीं बनता, जो कवर्ड एरिया उसी के लिए प्लिंथ बनता है। तो प्लिंथ एरिया में कौन सा एरिया शामिल नहीं है? देखिए, एरिया ऑफ लॉफ्ट, एरिया ऑफ टेरेस, एरिया ऑफ वॉल, नॉन कैंटिलीवर पोर्चेस। ठीक है, तो प्लिंथ में कौन सी चीज़ शामिल नहीं होती? प्लिंथ में शामिल नहीं होता लॉफ्ट। लॉफ्ट को हिंदी में कहते हैं, जैसे छत के नीचे एक छोटी स्लैब और डाल दी जाती है, जिसको कहीं कहीं पर टांट कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जहाँ पर स्ट्रक्चर बना होता है, एक छत के नीचे एक छोटी स्लैब और डाल के लोग सामान वामान रखने लगते हैं, वो प्लिंथ एरिया में कवर नहीं होता। ये बाहर की तरफ निकालने की बात करो, हमें समझना कि अंदर वाले टांट की जो बाहर की तरफ निकाल देते हैं उसको हम कवर नहीं करते प्लिंथ एरिया में। ठीक है, एरिया ऑफ टेरेस भी कवर करते हैं, एरिया ऑफ वॉल भी कवर करते हैं, और नॉन कैंटिलीवर पोर्चेस को भी कवर करते हैं। ठीक है, जो नॉन कैंटिलीवर नहीं है, इसका मतलब वो चारों तरफ से सपोर्ट किया हुआ है, कवर्ड है, तो उसके लिए प्लिंथ बनी होगी, तो उसको हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, एरिया ऑफ लॉफ्ट। ठीक है, इसको प्लिंथ एरिया में कवर नहीं करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। विभिन्न मदों की सही मात्रा ज्ञात करने वाले कार्य को कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न मदों की सही मात्रा ज्ञात करने वाले कार्य को क्या कहा जाता है? क्वांटिटी सर्वे। ठीक है, आप ये नाम याद कर लें। जो अलग अलग आपके पास मद हैं, जो अलग अलग क्वांटिटी है, उनका जो एक्चुअल जो अमाउंट निकालना होता है वो क्वांटिटी सर्वे की सहायता से निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसमें। ठीक, आगे चलते हैं। भवन निर्माण एस्टीमेट में पीडब्ल्यूडी द्वारा मुख्यतः कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? देखिए, पीडब्ल्यूडी द्वारा मुख्यतः कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है बी, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या है? देखिए, सेंटर लाइन मेथड सेंटर लाइन पे चलता है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल जो पीडब्ल्यूडी यूज़ करती है, उसकी खास बात ये कि एक तो मेथड ईजी होता है, ठीक, दूसरा ज़्यादा एक्यूरेट होता है सेंटर लाइन मेथड से। इसमें कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट इतना सा होता है कि जो भवन है, भवन का जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसका, चलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। जो भवन का जो आउटर वॉल होती है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में, तो मान लीजिए आपकी एक वॉल लंबी है एल है, एक वॉल बी है, तो जो लंबी वॉल होगी उसको एल से मान लें, छोटी वॉल बी से मान लें। तो जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है उसमें क्या करेंगे, जो बाहरी दीवार है उसकी जो नींव के खसके हैं लंबी वाली दीवार के, ठीक है, मान लीजिए ये वाली दीवार लंबी दीवार है, तो इसके जो नींव के खसके हैं, जब इसकी लंबाई नापेंगे तो नींव के पहले खसके से अंतिम खसके तक पूरी लंबाई नाप लेंगे। ठीक है, और जो शॉर्ट वॉल होगी, अब ये खसके इस डायरेक्शन में है तो इधर की तरफ भी तो होंगे। भाई दीवार कैसे बनती है, अगर आप उसकी फाउंडेशन याद करें तो फाउंडेशन आपने कैसे पढ़ी थी, ये आपकी वॉल है, ठीक, इसके नींव के खसके चारों तरफ होते हैं, बाहर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो जो शॉर्ट वॉल बनेगी आपकी, शॉर्ट वॉल में ये दोनों खसके छोड़ दिए जाएंगे बस। ठीक है, लॉन्ग वॉल में आपकी पूरा लिया जाएगा, एक वॉल से दूसरी वॉल के एंड तक, साथ में नींव के खसके भी जोड़ दिए जाएंगे उसके, और शॉर्ट वॉल में ये सारे खसके छोड़ के अंदर से अंदर तक की दूरी ली जाएगी। इसको इन टू इन आउट टू आउट भी कहते हैं, मतलब लॉन्ग वॉल को बाहर से बाहर तक और इन वॉल को अंदर से अंदर तक। इसीलिए थोड़ा सा ईजी मेथड है और थोड़ा सा एक्यूरेसी देता है, इसलिए पीडब्ल्यूडी इसी का यूज़ करता है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट पे। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर कार्य की कुल लागत कहलाती है। ठीक, निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो कार्य की कुल लागत क्या कहलाती है? देखिए, प्राक्कलन तो तब लगती है ना जब आप एस्टीमेट बनाते हैं काम से पहले, तो मतलब ही नहीं, मूल्यांकन लागत, अनुपूरक लागत, ये एस्टीमेट के बीच में लगती हैं। वास्तविक लागत, ये है आपका आंसर। जो वास्तविक लागत होती है वो आपकी तभी निकल सकती है जब आपका काम पूरा हो गया। वास्तविकता तो तभी दिखेगी ना जब वो चीज़ खत्म हो जाएगी, एक्चुअल में काम हो चुका होगा। तो वास्तविक लागत है जो कार्य पूरा हो जाने पर कुल लागत कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुर्सी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ढके हुए क्षेत्र पर फर्श तल पर माप लिए जाते हैं। ठीक है, कुर्सी क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि प्लिंथ एरिया कैसे निकालते हैं। जो प्लिंथ होती है वो आपकी वॉल के बाहरी एंड से बाहरी एंड तक होती है। ठीक है, मतलब वॉल्स की थिकनेस इसमें इंक्लूडेड होती है प्लिंथ में। ठीक, तो अगर इंक्लूडेड है तो क्या होगा, बाहरी, अंदरूनी तो हो ही नहीं सकता, अंदरूनी तो कारपेट एरिया में आ जाता है। ठीक है, बाहरी, ठीक, मध्य से सेंटर लाइन मेथड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुर्सी क्षेत्रफल फर्श क्षेत्रफल की तुलना में कितना होता है? प्लिंथ एरिया फर्श क्षेत्रफल की तुलना में कितना होता है? इसको आप याद कर लीजिए, 30 से 40%। ठीक, कुर्सी क्षेत्रफल फर्श क्षेत्रफल की तुलना में 30 से 40% होता है। ठीक है, मतलब ये जो टोटल क्षेत्रफल है
अगर आप उससे फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये इससे 30 से 40% अधिक निकलेगा बाहर वाला एरिया। ठीक है, ये एक प्रोविज़न है, हैंडबुक में इस तरीके के रूल्स दिए हुए हैं, तो इसको वर्ड बाय वर्ड ऐसे ही याद कर लें कि कितना होता है 30 से 40%। ठीक है, कुर्सी क्षेत्रफल में शामिल नहीं होता, इनमें से क्या चीज़ कुर्सी क्षेत्रफल में शामिल नहीं की जाती? लॉबी की जाती है क्योंकि ये अंदर बनती है। ठीक है, कोर्टयार्ड आंगन को कहते हैं, आंगन बाहर बनता है, ऑब्वियसली नहीं किया जाएगा। पोर्च भी कवर्ड होता है, और हॉल तो घर के अंदर ही होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोर्टयार्ड। ठीक है, कोर्टयार्ड को हम कवर नहीं करते, आंगन हर हाल में आपके घर से बाहर ही बनेगा, तो उसको हम कुर्सी क्षेत्रफल में कवर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भवन के आयतन के आधार पर किया जाने वाला प्राकलन। भवन के आयतन के आधार पर कौन सा प्राकलन होता है? भवन के आयतन के आधार पर क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट होता है। ठीक है, प्लिंथ एरिया प्लिंथ के आधार पर होता है, डिटेल सारी स्पेसिफिकेशन मिलने के बाद होता है, और रिवाइज तब होता है, आगे मैं बता दूंगा 3 पॉइंट रिवाइज के मैंने जोड़े हैं इसमें कि रिवाइज क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, यानी कि आंसर नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। घनमान प्राकलन कुर्सी क्षेत्रफल प्राकलन की तुलना में, घनमान एक्चुअल में वही क्यूबिकल होता है, मैंने हिंदी में जानबूझ के लिख दिया, कुछ स्टूडेंट्स हिंदी में समझ पाते हैं ज़्यादा, तो मुझे उनका भी ध्यान रखना था, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिख दिया। घनमान क्यूबिकल एस्टिमेट होता है। ठीक है, और कुर्सी क्षेत्रफल भी प्लिंथ एरिया एस्टिमेट होता है। तो इन दोनों में अधिक शुद्ध कौन है? ठीक, इन दोनों में अधिक शुद्ध कौन है? अधिक शुद्ध है घनमान प्राकलन। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो घनमान प्राकलन व कुर्सी प्राकलन की तुलना में क्या है? अधिक शुद्ध है। ठीक है, तो जो क्यूबिकल एस्टिमेट है वो ज़्यादा शुद्ध है बजाय के प्लिंथ एरिया के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। संशोधित प्राकलन कब बनाया जाता है? मैं इसी की बात कर रहा था, रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक है, रिवाइज्ड एस्टिमेट कब बनाया जाता है? देखिए, जो नॉर्मल एस्टिमेट होता है वो हम पहले तो हम प्राकलन कर लेते हैं, फिर फाइनल डिटेल एस्टिमेट बना देते हैं। बट डिटेल्ड एस्टिमेट कई बार ऐसा होता है कि काम की अवधि लंबी हो जाने की वजह से या नए नए मेथड्स के जुड़ जाने की वजह से वो कई बार फीजिबल नहीं रहता है, उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, तो हमें रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ता है। अब रिवाइज एस्टिमेट बनाने की कंडीशंस क्या होती है वो समझ लीजिए, मैंने तीनों को इंक्लूड किया है। पहली, जब मूल स्वीकृति पर प्राकलन से 5% अधिक व्यय हो। ठीक है, जब जो आपने जो ओरिजिनल एस्टिमेट बनाया था जब उससे 5% अधिक व्यय होने लगे तो आपको रिवाइज एस्टिमेट बना के उसको सैंक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, प्रशासकीय स्वीकृति राशि से 10% अधिक व्यय की संभावना हो। ठीक है, मतलब प्रशासन द्वारा आपने अगर स्वीकृत कराया किसी राशि को और वो 10% से ज़्यादा हुआ होने की संभावना भी आपको दिख रही है, तो आपको उसका दोबारा से एस्टिमेट, संशोधित एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा, जब मूल प्रस्ताव में परिवर्तन कर दिया गया, मतलब जो आपने स्टार्टिंग में जो प्रपोजल दिया था, जो आपका डिज़ाइन था, जो आपका एस्टिमेट था, अगर उसमें बाद में कुछ, मान लीजिए डिज़ाइन बदल दिया गया बाद में, तो एस्टिमेट भी तो चेंज होगा। तो जब मूल एस्टिमेट डिज़ाइन को ही बदल दिया गया तो भी प्रस्ताव में चेंज करने के लिए आपको संशोधित प्राकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आप इन तीनों को याद कर लीजिए, इनमें से अगर कोई भी आएगा तो ये तीनों ही सही ऑप्शन है, तो आपको अभी तीनों पता होने चाहिए कि कौन कौन से आपको लगाकर आपको सही आंसर मिलेगा। तो डी है, तीनों सही है, अगर तीनों में से कोई एक आ जाए तब भी लगा दें। देखिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन का कारण यही है कि हम पूरे चैप्टर तो इस समय पढ़ा नहीं सकते, पूरे चैप्टर पर जाएंगे तो इतना समय ही नहीं है ना आपके पास कि हम अगर पढ़ाने बैठ गए तो ये किसी भी तरीके से एक महीने में खत्म होने वाला सिलेबस नहीं है। आप भी जानते हैं जब आपका नॉर्मल लेक्चर चलता है तो आपके लगभग 4.5-5 महीने चलता है, तो एक महीने में सिलेबस कोई कैसे खत्म करा सकता है? बोर्ड ने तो आदेश दे दिया खत्म करा दो, कैसे खत्म करा दें? कोई गोली थोड़े खिला देंगे किसी को। तो हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जिससे अभी आपने नंबर्स गेन करें, फिर हम आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आगे आने वाले समय में देंगे। ठीक है, तो 13वें का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। भवन के अंदर बिजली, स्वच्छता, जल आदि कार्य के लिए भवन की अनुमानित लागत का, जो कि भवन के अंदर जो बिजली का काम होता है, स्वच्छता, पानी, इस टाइप की जो फिटिंग्स का काम होता है, उसको हम एस्टिमेट में कितना मान के चलते हैं पहले से कि भाई इतना हमें एक्स्ट्रा बना के चलना है कि इतना खर्चा हमारा बाद में एस्टिमेट में हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता है 20%। ठीक है, टोटल जो फिक्सचर्स घर में लगते हैं बिजली के, उसके अलावा पानी की फिटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, तो हम टोटल एस्टिमेट का 20% मान के चलते हैं कि इसकी अनुमानित लागत इतनी होगी ही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी भवन का ऊर्ध्व संचरण क्षेत्रफल, संचरण क्षेत्रफल कहते हैं सर्कुलेशन एरिया को। ठीक है, ऊर्ध्व मतलब वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, जिसमें आप ऊपर की तरफ को सर्कुलेट कर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। आप घर में ऊपर नीचे कहाँ जाते हैं? सीढ़ी पे ही जाते हैं, तो जितनी सीढ़ियाँ होती हैं या लिफ्ट होती है वो सारा सर्कुलेशन एरिया में आती है। कुल मिलाकर सर्कुलेशन एरिया का मतलब ये होता है, जैसे आपके घर ही मान लीजिए घर है। ठीक है, अब इसमें 4 कमरे मैंने बना दिए, तो एक कमरे से दूसरे तीसरे कमरे से कैसे जाया जाएगा?
तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग सर्कुलेशन एरिया के रूप में यहाँ बीच में एक लॉबी बनाते हैं, ठीक है, इधर एक रूम बनाते हैं, इधर एक रूम बनाते हैं, इधर कोई बाथरूम बनाते हैं, इधर किचन बनाते हैं, और ये सर्कुलेशन एरिया होता है जिससे चल के लोग इधर उधर जाते हैं, तो उसको कहते हैं सर्कुलेशन एरिया। तो जो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया उसमें आती हैं छत और लिफ्ट, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया टोटल प्लिंथ एरिया का कितना माना जाता है, जो एक प्रोविज़न बना हुआ है वो है 4 से 5%, ऑप्शन नंबर बी, इसको याद कर लें, 4 से 5% माना जाता है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी भवन का क्षैतिज संचरण क्षेत्रफल कुर्सी क्षेत्रफल का होता है। मैंने अभी वर्टिकल बताया था, अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल में वही लॉबी आती है आपकी, हॉल आता है, बरामदा आता है। तो हॉरिजॉन्टल संचरण क्षेत्रफल कुल कुर्सी क्षेत्रफल का कितना होता है, इसका प्रोविज़न है 10 से 15% का, ठीक है। उस टोटल प्लेन्थ एरिया का 10 से 15% हम लोग मानते हैं कि हॉरिजॉन्टल संचरण एरिया या हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राक्कलन में औजार तथा मशीनों के लिए प्रावधान है। देखिए अब आप एस्टिमेट करेंगे तो एस्टिमेट का मतलब क्या है, बिल्डिंग के जितने भी मद होंगे सबके लिए करेंगे, तो उसमें भाई टूल्स का यूज़ होगा, मशीन्स का यूज़ होगा, तभी तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा, निर्माण का काम होगा। तो जो वो उसके लिए क्या प्रोविज़न आपने दे रखा है एस्टिमेट में, वो है 1 से 1.5%, ठीक है। इसको वैल्यू, ये देखिए सब वैल्यूज़ हैं परसेंटेज में, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगे, इसका रिलेशन कोई नहीं होता, ये बस आपको याद, 1-2 बार आप देख लेंगे, वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा कि औजार के लिए 1 से 1.5% का प्रावधान होता है एस्टिमेट में, ठीक है। वार्षिक मरम्मत के लिए प्राक्कलन में कितनी राशि अलग से जोड़ी जाती है, ठीक। अब भाई एनुअल मेंटेनेंस भी होगा, आपने कोई चीज़ अगर कंस्ट्रक्शन किया है तो ऐसा तो नहीं वो ज़िंदगी भर सेम ही रहेगा, आप उसको मेंटेनेंस भी करेंगे, ठीक है। तो एनुअल मेंटेनेंस के लिए जो जोड़ा जाता है परसेंटेज वो कितना होता है, 1.5%, ठीक है। 1.5% कीमत एस्टिमेट में बढ़ा के चलते हैं जितना आपको एनुअल मेंटेनेंस के लिए खर्चा करना पड़ेगा, ठीक। ईंट दीवार की कार्य का मापन स्क्वायर मीटर में होता है यदि दीवार की मोटाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईंट की दीवारों का वैसे तो मापन मीटर क्यूब में ही होता है, ठीक है, या क्यूबिक मीटर में ही होता है, परंतु कब उसको स्क्वायर मीटर में ले लेते हैं, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला कि ये स्क्वायर मीटर में कब ले लेते हैं, दूसरा पर्दा दीवारें स्क्वायर मीटर में क्यों होती हैं, क्योंकि पर्दा दीवारों की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर की मोटाई में अगर आपको दे रखा है तो आप उसको मीटर स्क्वायर में मानेंगे, मीटर क्यूब में नहीं मानेंगे, ठीक। तो इसीलिए उसको हम जब माप करते हैं तो हम उसको मीटर स्क्वायर में मानते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मापन स्क्वायर मीटर में हुआ है, इसका मतलब आपकी वॉल 10 सेंटीमीटर जितनी ही मोटी है, इससे ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक। अगला चलते हैं। डीपीसी में सीमेंट कंक्रीट की मोटाई रखते हैं, ठीक। डीपीसी यानी कि डैम्प प्रूफ कोर्स, ठीक, हिंदी में कहेंगे इसको सील रोक रद्दा, ठीक है। तो डैम्प प्रूफ कोर्स कितना होता है, डैम्प प्रूफ कोर्स का स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 4 सेंटीमीटर, इसको याद कर लें। डैम्प प्रूफ कोर्स की थिकनेस सीमेंट कंक्रीट में 4 सेंटीमीटर रखी जाती है, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये मैं आज के क्वेश्चन चैप्टर 2 के थे। देखिए अधिकतम क्वेश्चंस मैं कोशिश करता हूँ लाने की, ठीक है। आपको चैप्टर्स ही छोटे हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देखिए, समझिए, कोई दिक्कत हो तो क्वेरी करिए, मैसेज करिए, ठीक है। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम ऐसी रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। सिविल के और भी दूसरे ईयर्स के भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, सेकेंड ईयर के भी चल रहे हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जो सब्जेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, आप ये मैं समझिए हम कराएंगे नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ जितने हैं सारे टीचर्स हैं, तो वो एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस में बिजी होने की वजह से पूरी कोशिश करते हैं, अपना अधिकतम मेहनत करते हैं कि जितना टाइम वो दे सकें, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट अभी कुछ दिन 2-4 दिन नहीं शुरू हो पा रहे हैं वो भी शुरू होंगे, ठीक है। हम सारे शुरू करेंगे, बट थोड़ा सा आप आराम से आप जो देख रहे हैं उनको देखिए और आगे सपोर्ट करिए, हम आगे उनको भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।